हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है क्लास नंबर 13। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवहारवाद होता क्या है और व्यवहारवाद का प्रयोग कब किसने किया था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भी प्रशिक्षु भाई बहन अभी नए जुड़े हैं उनको अगर नहीं पता है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी और सामाजिक अध्ययन को पूरा कंप्लीट कराया गया है, पूरे सिलेबस को, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी डिटेल स्टडी कराई गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं व्यवहारवाद। यहाँ पे देखिए, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के पहले दशक में जे.बी. वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्यवहारवाद का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? 1913 में किसके द्वारा किया गया था? जे.बी. वाटसन के द्वारा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। और उन दिनों मांग की जा रही थी कि वे आत्म विश्लेषण की तकनीकी विकसित करें। वाटसन का कहना था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूति पर आधारित नहीं होता है, वह अपने माहौल से निर्देशित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा जो व्यवहार है, हमारे आसपास का जो भी माहौल है उसी के अकॉर्डिंग ही निर्देशित होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा व्यवहार बनता है। ये किसका कथन था? ये कथन था वाटसन जी का। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। क्योंकि दोस्तों, आपके इस चैप्टर का नाम ही यही है कि व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवहारवाद में उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध किस तरह से है। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति का व्यवहार वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण या अनुक्रिया करता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो क्या है? वो एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम अपना आचरण और जो भी हमारी प्रतिक्रिया होती है किसी भी वस्तु के प्रति, उसको देखकर सुनकर। तो यहाँ पर हम देखें, यह व्यक्ति के कार्य प्रभाव डालने या बदलने का ढंग है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से किसी को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से हमारे व्यवहार के माध्यम से हम किसी में बदलाव ला रहे हैं, ये एक ढंग है। एक प्रकार से व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वतः और अपने पर्यावरण के संयोजन में की गई क्रियाओं या कार्य करने के ढंग का विस्तार या प्रसार क्षेत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें हमारा जो व्यवहार है, यहाँ पे एक व्यक्ति के, यहाँ पे अगर हम बात करें एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अपने पर्यावरण के लिए जो भी कार्य करता है वो किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होता है किसी भी कार्य में, और उसको किस तरह से एक विस्तार रूप देता है और किस तरह से उसका प्रसार होता है उसके व्यवहार का। यानी कि उसके व्यवहार के माध्यम से वो अपने कार्य को किस तरह से अंजाम देता है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे हम आगे देखें, इसे व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, चेतन हो या अचेतन, प्रकट हो या अप्रकट, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक, के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भी कार्य होता है उसमें जो भी कार्य के माध्यम से जो भी प्रसार क्षेत्र होता है, एक तरह से यहाँ पे हम बात करें व्यवहार के माध्यम से हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, चाहे वो चेतन स्वरूप में हो या अचेतन में हो, चाहे वो प्रकट हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे वो आपके ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, ये सारी अनुक्रिया को एक तरह से व्यक्त करता है। एक तरह से हमारा जो व्यवहार है वो हर तरह से यहाँ पे व्यक्त होता है। यहाँ पे हम कहें तो व्यवहार हमारे हर रूप में होता है, चाहे वो चेतन रूप में हो या अचेतन रूप में हो, प्रकट भी हो सकता है, नहीं भी प्रकट हो सकता है। यहाँ पे व्यवहार हर तरह से होगा। क्लियर?
यहाँ पे देखिए वाटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एक उद्दीपक से प्रारंभ होने को माना है और जब उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो वो घटना समाप्त हो जाती है, और इस तरह से वाटसन ने व्यवहारवाद में उद्दीपन को माना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटसन जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका क्या कहना था कि जो उद्दीपक होता है वो उद्दीपक के माध्यम से ही हम अनुक्रिया करते हैं, यानी कि कोई ना कोई कार्य जब हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्दीपक होता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत होता है जो कि हमें कार्य करने के लिए आगे ले जाता है, प्रेरित करता है। यहाँ पर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई उद्दीपक का प्रारंभ तब माना जाता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कोई उद्दीपक होता है, यानी कि जब कोई उद्दीपक का प्रारंभ तभी माना जाता है जब हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी कि जब हम अनुक्रिया करेंगे उस उद्दीपक के माध्यम से, कोई उद्दीपक हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमारे अपने व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और जब भी हम वो व्यवहार करेंगे तो वो जो घटना घटित हो रही थी वो घटना समाप्त हो जाती है, यानी कि उस अनुक्रिया के बाद जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा व्यवहार ही तो कार्य कर रहा है, किसी भी यहाँ पे उद्दीपक के माध्यम से जब हम अनुक्रिया कर रहे हैं तो वो हमारा व्यवहार ही तो कार्य कर रहा है। यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं, अनुक्रिया के मनोविज्ञान को जन्म दिया। तो यहाँ पे देखिए जब कोई उद्दीपक कार्य करता है तो वहाँ पे हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यवहारवादी मनोविज्ञान को उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में उद्दीपक और अनुक्रिया का जितना महत्व उतना और किसी प्रत्यय में नहीं है। बहुत तेज आवाज को सुनकर व्यक्ति अपने चारों ओर घूमकर देखने लगता है तो यह उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जब भी हम किसी तेज आवाज को सुनते हैं तो हम चारों तरफ देखने लगते हैं कि क्या रीजन है, इतनी तेज आवाज क्यों आई। तो यहाँ पर हम आवाज को सुनने के बाद आवाज जो थी वो उद्दीपक का कार्य किया, और हम उस आवाज को सुनने के बाद अपने रिप्लाई के रूप में एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं कि हम चारों तरफ देखने लगते हैं कि आवाज कहाँ से आई, क्या रीजन है, क्या हुआ। क्लियर? तो ये हमारा व्यवहार था कि उद्दीपक के रूप में हमने अनुक्रिया की जब हमने आवाज को सुना। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान क्या है। व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान निम्नलिखित है। व्यवहारवाद ने जो विधियां व तकनीकी प्रदान की उससे बच्चों के व्यवहार को समझने में बहुत सहायता मिली। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यवहारवाद के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा में जो मनोविज्ञान है उसका यूज होने लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस व्यवहारवाद के माध्यम से ही एक शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार को समझने लगा, उसकी मेंटालिटी को समझने लगा कि वो किस तरह से किस वे में पढ़ाने पे उसके समझ में आएगा। यहाँ पे शिक्षा का मतलब यहाँ पे व्यवहारवाद का यूज शिक्षा में यही था कि शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाने लगा, उन्हें शिक्षा देने लगा। तो इस तरह से करने से कहीं ना कहीं जो छात्र जिस तरह से पढ़ सकता था उसको शिक्षक ने उस तरह से पढ़ाने का प्रयत्न किया, उसके व्यवहार को जानकर, जिससे कि वो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस थी वो अच्छी हो गई। तो यहाँ पे जो व्यवहारवाद है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा, सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार प्रस्तुत किए वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में क्या मतलब कि जब व्यवहारवाद के माध्यम से एक शिक्षक ने शिक्षा देना प्रारंभ किया तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो सीखने और प्रेरणा दोनों को किस तरह से एक साथ करके छात्र को अच्छे ढंग से लर्निंग कराई जा सकती है, यहाँ पे किस तरह से उसको सिखाया जा सकता है, किस तरह से उसको प्रेरित किया जा सकता है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, ये व्यवहारवाद ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 है
बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यवहारवादी जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया और उन संवेगों के आधार पर ही किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए, किस तरह से व्यवहार को जाना जाए छात्रों का। यहाँ पे छात्रों के व्यवहार की बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा तो उन्हीं को लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संवेग की, तो संवेग जिस तरह से एक बालक का संवेग होता है ना, कि वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी तेज तेज से चिल्लाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर किस तरह से उसके संवेगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और किस तरह से उसे सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके व्यवहार को किस तरह से समझा जाए, इसमें व्यवहारवादियों ने भविष्य में वो जो कुछ भी होगा वो निर्धारित करता है। यानी कि वातावरण के माध्यम से वो, अगर उसको एक डॉक्टर का वातावरण मिला तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, अगर वो उसको इंजीनियर की तरह वातावरण मिला तो वो इंजीनियर भी बन सकता है। यानी कि उसके वातावरण, उसके आसपास का जो माहौल है वो उस डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए चैनल के प्लेलिस्ट में सामाजिक अध्ययन और हिंदी की लिंक अवेलेबल है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। और दोस्तों आपका आज ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, अध्याय नंबर 4 भी। और इन सब के आपके लिए इन सब विषयों के टेस्ट टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को और अच्छी करने के लिए टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं उन सब के आपको टेस्ट मिलेंगे। तो उसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।